फिल्म शुरू होती है एक कैंप को दिखाने से जिसका नाम मैरी गोल्ड है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो इस कैंप में काम करती है। जब वो वापस कैंप के ऑफिस में आई तो वहाँ पर उसका दोस्त भी था, जिससे वो बताती है कि मेरे पास केबिन 6 से किसी का कॉल आया है जिसने मुझे बताया है कि वहाँ पर उन्हें एक लाश मिली है। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो गया और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो उसे अपने साथ वहाँ पर चलकर देखने के लिए बोलती है। दोनों वहाँ पर गए लेकिन इन्हें वहाँ किसी की भी लाश नहीं मिली। तो वो लड़का कहता है क्यों ना हम पास वाले कैबिन में चलें जो कई सालों से बंद है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है कि मैं यहीं पर इंतजार करूंगी, तुमने जाना है तो चले जाओ। लेकिन जैसे तैसे वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। कैबिन के बाहर पहुंचकर लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है। तो वो देखते हैं कि वहाँ उस लड़की के लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया था और यहाँ पर उस कैंप के सारे मेंबर्स उसका इंतजार कर रही थी और उसकी चौथी एनिवर्सरी मना रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए उसे 4 साल हो गए। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये सब उनका ही प्लान था और यहाँ पर उन्हें कोई लाश नहीं मिली और सरप्राइज से वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद सब मिलकर वहाँ खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो एक किलर जो जालिम कातिल था उसके बारे में बात करने लगती है, जिसका नाम था बोन फेस, जो इस मूवी का नाम भी है। मगर उन लोगों का मानना था कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तब एक लड़की उन्हें बताती है कि ये सच है। बोन फेस किलर कैंप में आता है और सबको बेरहमी से मार डालता है। वो हमेशा जंगलों में ही रहता है, जिस वजह से कोई उसे देख ही नहीं पाता। ये सुनकर सभी लोग बहुत डर गए, क्योंकि वो भी तो कैंप में ही थे। लेकिन फिर सोने के लिए चले जाते। जब आधी रात हुई तो वहाँ पर हम उस बोन फेस किलर को देखते हैं जो कि सच में उस कैबिन के अंदर घुस जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। यानी वो एक एक करके बड़ी बेरहमी से उनको मारने लगता है। जब वो लड़की ये देखती है तो वहाँ से भागने लगी, लेकिन बोन फेस उसे पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से उसका सर फाड़ देता है। जब इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो वो लड़की की रीढ़ की हड्डी खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर शेरिफ आता है और जब उस लाश को देखता है तो उसकी बुरी हालत से वो भी दंग रह गया। यहाँ पर कैंप की मालकिन भी थी, जो उन लाशों की हालत देखकर वॉमिटिंग करने लगती है, क्योंकि ऐसी बुरी हालत देखकर उसकी तबीयत खराब हो गई। शेरिफ उन लाशों को देखकर समझ जाता है कि ये जरूर उसी बोन फेस किलर का ही काम है, जो कैंप्स में जाकर लोगों को मार देता है। उसके साथ डेप्यूटी भी होती है, जो कि इस केस में उसके साथ काम कर रही है। शेरिफ डेप्यूटी से कहता है कि हमें यहाँ पर छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी रात हो रही है, कातिल यहाँ से भी दूर नहीं गया होगा, वो आस पास ही कहीं छुपा होगा। फिर शेरिफ कैंप की मालकिन को भी घर जाने का कहता है। वो कहती है कि ये सभी लोग मेरी फैमिली की तरह थे, तो आप लोग इस कातिल को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। शेरिफ कहता है कि आप परेशान ना हो, हम इसे पकड़ के ही रहेंगे। इसके बाद शेरिफ अपनी गाड़ी में आया और रेडियो से अपनी टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है और बताता है कि इस कैंप में ढेर सारे खून हो गए हैं। उसके बाद वो डेप्यूटी के साथ जंगल में जाकर छानबीन करने लगता है, जहाँ एक पेड़ पर उन्हें खून नजर आया, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो कातिल यहीं से गुजरा होगा। आगे बढ़ने पर कुछ दूर उन्हें एक जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आती हैं। जब इन्होंने चेक किया तो गाड़ियों के अंदर कोई भी नहीं था। वो गाड़ियाँ दरअसल एक होटल के बाहर खड़ी हुई थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो कातिल होटल के अंदर ही गया। तो वो भी उस होटल के अंदर जाते हैं, जहाँ की वेट्रेस जेनी होती है और जेनी के साथ एक शेफ था। ये दोनों ही मिलकर इस होटल को चला रहे थे। वहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद थे, जिनमें एक स्टूडेंट लड़का होता है, एक मरीन वर्कर था जो पहले मरीन्स में था और अब कंस्ट्रक्शन में काम करता है, बाप बेटी थे जो ट्रिप पर जा रहे थे और रास्ते में यहाँ खाना खाने के लिए रुके। एक बूढ़ी औरत थी जो फैशन करके काफी स्टाइलिश बनी हुई थी, 2 बाइकर्स थे और एक फोटोग्राफर लड़की। अब शेरिफ जब अंदर आया तो वो उन सबको शक की नजरों से देखने लगता है और सबसे पूछता है कि वो किस टाइम यहाँ पर आई। जेनी उन्हें बताती है कि मैं 5 बजे से यहाँ पर काम कर रही हूँ, जिसके बाद बाकी सब भी अपना अपना टाइम उसे बता देती। फिर शेरिफ सबसे पूछताछ करता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, तो सभी लोग उसे अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। फादर की बेटी मरीन वर्कर को घूर रही थी, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों घूर रही हो। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की मरीन वर्कर को पहले से ही जानती है। खैर अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास जाता है और उसकी खींची हुई तस्वीरों को देखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उनमें से ही कोई एक कातिल। तब डेप्यूटी को बोन फेस
किलर की फोटो मिलती है और जब वो शेरिफ को दिखाती है तो शेरिफ वो फोटो लेकर बाहर उस जगह पर जाता है जहाँ वो फोटो खींची गई। तब उसे डस्टबिन के ऊपर खून नजर आता है। अंदर स्टूडेंट लड़का मरीन वर्कर से पूछता है, क्या तुमने जंग में किसी की जान ली थी? जिस पर मरीन वर्कर काफी चौंक जाता है। उसे ये सवाल अजीब लगा, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वहाँ पर शेरिफ आता है जिसके हाथ में एक काला बैग था जिसे वो डस्टबिन के अंदर से लाया था। ये देखकर सभी लोग पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो उस बैग को टेबल पर रखकर खाली करता है जिसके अंदर से खून से भरे जूते, एक जैकेट और एक कुल्हाड़ी मिलती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके अंदर बोन फेस का मास्क भी था, यानी ये सारा सामान उस कातिल का ही था। शेरिफ सबको बताता है कि तुम लोगों में से ही कोई ये कातिल है जो बोन फेस किलर है और अभी हाल ही में वो कुछ बच्चों को मार कर आया है, इसलिए सच सच बता दो कि तुम में से कौन है कातिल, क्योंकि पता तो हम लगा ही लेंगे। तब वो लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगी, जिसके कुछ देर बाद कहते हैं कि हम लोग कातिल नहीं हैं। बाइकर्स इन सब से हंसने लगे, कहते हैं कि यहाँ तुम्हें कोई कातिल नहीं मिलेगा। शेरिफ बताता है कि उस बोन फेस किलर ने करीब 30 लोगों को मारा है। वो हर समर कैंप में जाकर लोगों को बेरहमी से मार डालता है। अभी 1 घंटा पहले कैंप मैरीगोल्ड में कई सारे लोग मारे गए हैं जिन्हें मार कर वो कातिल यहाँ पर आकर छुप गया है। और हाँ, जब तक ये केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम लोगों ने पहले ही रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं, तो अगर वो कातिल भागने की कोशिश करेगा भी तो पकड़ा जाएगा। बाइकर्स ये सुनकर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के पास कोई वारंट नहीं है और तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। मगर शेरिफ उनकी बात अनसुनी करके डेप्यूटी से कहता है कि इन सारी चीजों को ले जाकर गाड़ी के ट्रंक में रख दो ताकि हमारी टीम जब यहाँ पर आए तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद वो बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा देता है, यानी होटल बंद, जिसका मतलब कि अब कोई नया कस्टमर अंदर नहीं आ सकता और ना ही ये लोग बाहर जा सकते हैं। डेप्यूटी उस सारे सामान को गाड़ी के ट्रंक में रख देती है, फिर अंदर आकर फीमेल्स की चेकिंग करने लगती है कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो मरीन वर्कर के जूते चेक करते हैं तो उसके अंदर से एक तेज चाकू निकलता है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। वो बाइकर्स चेकिंग करवाने से मना कर रहे थे, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उनकी चेकिंग करते हैं, मगर उनके पास से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो बूढ़ी औरत वॉशरूम में जाती है जहाँ फोटोग्राफर लड़की आकर कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारी हकीकत। जो सुनकर बूढ़ी औरत काफी हैरान रह गई और उसे कहती है कि प्लीज बाहर जाकर इस बारे में किसी को भी मत बताना। जब उस बेटे का बाप वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो बाइकर्स की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा बाइकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। दोनों बाइकर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो डेप्यूटी और शेरिफ को पीट कर यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम ही जाया हो रहा है। जेनी जब फोटोग्राफर के पास कॉफी लेकर आती है तो उसने देखा कि वो अपने लैपटॉप में बोन फेस किलर की फोटो खोल कर बैठी। ये देखकर जेनी कहती है कि मुझे ये फोटो देखकर डर लग रहा है, इसीलिए तुम ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दो ना। अब शेरिफ कहता है कि तुम सब अपने अपने जूते मुझे चेक करवाओ, क्योंकि कातिल के जूते 9.5 नंबर के हैं। वो सबसे पहले उस मरीन वर्कर के जूते देखता है जिसका नंबर 10 था। ये सुन स्टूडेंट लड़का कहता है कि ये बिल्कुल फजूल स्टूपिड सा पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इंसान बड़े या छोटे जूते पहन सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। शेरिफ फिर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, जो देखकर वो बूढ़ा बाइकर शेरिफ से कहता है कि क्या तुम पागल हो, इसकी चेकिंग क्यों कर रहे हो? भला कोई औरत इतने कत्ल कैसे कर सकती है? इस पर स्टूडेंट लड़का कहता है कि कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? तुमने मशहूर फीमेल किलर के बारे में नहीं सुना? उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था। फिर शेरिफ उस बूढ़ी औरत का जूता चेक करता है जिसका नंबर 7 होता है। फिर वो एक एक करके उनके जूते का नंबर चेक करते हैं, लेकिन किसी का भी नंबर मैच नहीं होता। मगर जब वो बाइकर्स के पास जाते हैं तो वो अपने जूते निकालने को तैयार नहीं थे। ये देखकर शेरिफ को गुस्सा आ गया और वो उस बूढ़े बाइकर पर अटैक कर देता है, जिससे वो बाइकर डर जाता है और उन्हें अपने जूते दिखा देता है, पर उनके जूते भी मैच नहीं करते। इसके बाद वो शेफ के जूते मांगते हैं जिसका नंबर 10 था और जाने का था 7.5। स्टूडेंट जब देखता है कि ये तरीका भी काम नहीं किया तो अब वो शेरिफ की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका था कि किलर
कौन है। वो फौरन शेरिफ को अपने पास बुलाता है। एक पेन लेकर उसने लिखा कि मुझे पता है कि कातिल कौन है। शेरिफ ये देखकर सबसे कहता है कि मैं जरा इस स्टूडेंट लड़के के साथ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन कुछ देर बाद शेरिफ स्टूडेंट के साथ जब अंदर आया तो उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। वो तड़पने लगा और देखते ही देखते स्टूडेंट लड़के की मौत हो जाती है। ये देखकर शेरिफ हैरान रह जाता है। उसने सबसे कहा कि किसी ने इसके खाने में जहर मिला दिया था, क्योंकि वो कातिल जान चुका था कि इसको उस कातिल का पता चल गया है। लेकिन वो सब ये कहते हैं कि क्या पता शेरिफ ही कातिल हो जिसने स्टूडेंट को मार डाला हो। लेकिन शेरिफ गुस्से में कहता है कि तुम लोग यूं मुझ पर उंगलियां नहीं उठा सकते। सब लोग पूछते हैं कि स्टूडेंट लड़के ने किसका नाम लिया था, कि कौन है कातिल। तो शेरिफ बताता है कि वो बस उसका नाम लेने ही वाला था, लेकिन उसकी तबीयत अचानक ही खराब होने लगी। सभी कहते हैं कि अगर खाने में जहर था तो इसका जवाब जानी से लें, क्योंकि यहाँ एक ही वेट्रेस है और वो ही सबको खाना देती है। ये सुन जेनी भड़क गई, कहती है भला मैं उसे क्यों मारूंगी। इस बहस के बाद वो सब स्टूडेंट लड़के की लाश को बाथरूम में रख देती है। शेरिफ उनसे कहता है कि अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा सबसे, तो सभी उनके सही सही जवाब देना। सबसे पहले वो मरीन वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने गोल्फ की जंग लड़ी थी। तो मरीन वर्कर बताता है कि हाँ। शेरिफ फिर पूछता है तुमने कितने लोगों को मारा था। तो वो जवाब देता है कि हमें कत्लेआम का हुक्म दे दिया गया था, इसलिए मैंने एक साथ कई हजार लोगों को मारा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए और समझ जाते हैं कि वो कत्ल तो आराम से कर सकता है, इसका मतलब है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कब रिटायर्ड हुए थे। तो वो बताता है कि मैं रिटायर्ड नहीं हुआ था, बल्कि मुझे आर्मी से निकाल दिया गया था, ये कहकर कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, मेरे जिस्म में कोई मसला है। अब ये सुनकर उन लोगों का उस पर और भी शक बढ़ने लगता है। अब बाप की जो बेटी थी वो कहती है कि मैंने इस मरीन वर्कर को पहचान लिया। उसने बताया कि कुछ साल पहले मैं कैंप मैरीगोल्ड में गर्मियों में जाया करती थी, जब समर कैंप होता था, जहाँ ये मरीन वर्कर काम किया करता था। वहाँ एक लड़की थी जिसने ये दावा किया था कि ये मरीन वर्कर उसके साथ गलत करना चाहता है, तब इसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। ये सुनकर वो कहता है दरअसल वो लड़की खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रही। मैंने उसे मना करके जब वहाँ से जाने को कहा तो उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया, यही वजह है कि मुझे निकाल दिया गया। जो सुनकर बाकी लोग एक बार फिर हैरान रह गए। अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास गया और उसे पूछता है कि तुमने कातिल की फोटो कैसे ली। वो बताती है कि कातिल गलती से उस फोटो में आ गया था, मैंने जानबूझ के नहीं खींची। तब शेरिफ बूढ़ी औरत के पास गया और पूछता है कि क्या तुम इस दौरान कभी होटल से बाहर गई थी। इस पर जेनी बताती है कि हाँ, वो 5 मिनट के लिए अपनी सिगरेट पीने के लिए गई थी बाहर। ये सुन फोटोग्राफर उनसे कहती है कि मुझे लगता है ये बूढ़ी औरत ही कातिल, क्योंकि इसने अपने 2 हस्बैंड्स को भी मार डाला है और कोर्ट में इस पर केस चल रहा है। यही वो बात थी जिस बारे में वो बूढ़ी औरत को कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में जानती। तब ये सुनकर वो औरत कहती है कि हाँ, ये सच है कि मेरी 2 शादियां हुई, मेरे 2 हस्बैंड्स थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। फिर शेरिफ उस बाप बेटी से सवाल पूछता है तो वो लोग उसका सही सही जवाब देती। अचानक वो बाइकर शेरिफ पर अटैक कर देते हैं, उसे पीटने लगते हैं, लेकिन डेप्यूटी उन पर गन तान देती है और इन दोनों को फौरन बांध दिया गया। बूढ़ा बाइकर उल्टी कर देता है जिसके अंदर से ड्रग्स निकलते हैं। शेरिफ ये देखकर दूसरे बाइकर से भी जबरदस्ती वॉमिटिंग करवाता है और उसके मुंह से भी ड्रग्स ही निकला। ये देख शेरिफ कहता है ओ अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुम दोनों को यहाँ से निकलने की जल्दी क्यों थी। तुम दोनों ड्रग्स डीलर हो, मैं जान गया हूँ, और यहाँ पर फंस न जाओ तो मैं इसी बात का डर था। तभी शेरिफ को एक कॉल आई जो उसके साथी की थी। वो बताता है कि मैं जान गया हूँ कि असली कातिल कौन है। ये सुनकर वो फौरन अपने डेप्यूटी को भी इस बारे में बता देता है और वो सीधा शेफ के पास गया। कहता है कि तुम अब बस सरेंडर कर दो, खुद को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमें पता चल गया है कि असली कातिल कौन तुम हो। ये सुन शेफ कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं बस मरीन वर्कर को मारना चाहता था, क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। मरीन वर्कर ये सुनकर कहता है कि मैं नहीं, तुम्हारी बेटी ही गलत थी, यानी उस कैंप में शेफ की ही बेटी थी जिसके साथ मरीन वर्कर ने गलत करने की कोशिश। अब शेफ फौरन चाकू निकाल लेता है और मरीन वर्कर भी अपनी गन उठा लेता है। मरीन वर्कर शेफ को शूट कर देता है, जो देखकर डेप्यूटी भी मरीन वर्कर को गोली मार देती है और इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद सबको ये लगता है कि बोनफेस किलर शेफ ही था, उसने ही सब कैंप्स वालों को मारा होगा, क्योंकि उसकी बेटी के साथ उन लोगों ने नहीं दिया था, तो बदला लेने के लिए वो ऐसा करता आ रहा। इसके बाद वो उन सब लोगों को वहाँ से जाने की इजाजत दे देते हैं, जिसकी कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ। डेप्यूटी जेनी को कहती है कि तुम भी अपने घर चली जाओ। जेनी कहती है कि हाँ जा रही हूँ, लेकिन पहले मुझे वॉशरूम जाना है। जब जेनी वॉशरूम जाती है तो बहुत देर तक
वो वापस नहीं आती क्योंकि वो वहाँ से भाग गई थी, जिससे डेप्यूटी समझ जाती है कि जैनी ही असली कातिल है, ना कि वो शेफ था। वो फौरन बाहर आई जहाँ उसे शेरिफ की लाश मिलती है जिसका गला जैनी ने काट दिया था। ये देखकर वो अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और खुद जंगल में चली गई। गन सामने करके जैनी से कहती है कि फौरन मेरे सामने आ जाओ। और जब जैनी उसके सामने आई तो डेप्यूटी पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों सबको मारा। जैनी उसे बताती है कि मेरा एक जुड़वा भाई था जो स्पेशल चाइल्ड था। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जिस्मानी तौर पर कोई प्रॉब्लम होती। वो कहती है कि हम लोग कैंप में ही रहा करते थे। स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से सारे बच्चे मेरे भाई को परेशान किया करती। वो उसके बेड पर टॉयलेट कर दिया करती। फिर एक दिन वो बच्चे उसे जंगल में ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया। रस्सी उसके गले पर अटक गई जिससे उस बेचारे की मौत हो गई। बिला वजह वो बेकसूर मासूम बच्चा मारा गया और तब वो सिर्फ 13 साल का था। जब कैंप के मालिकों को ये पता चला तो उन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, इसलिए मैंने बदला लेने का सोचा और उन सभी बच्चों को बेरहमी से एक एक करके मार डाला। और अब मैं हर कैंप में जाती हूँ, जहाँ पर भी गलत होता है मैं उन लोगों को मार डालती। मरीन वर्कर ने शेफ की बेटे के साथ गलत करने की कोशिश की, जहाँ इन कैंप वालों ने इस बात को भी छुपाया। इसीलिए मैंने फैसला किया कि उन सभी को मार डालूंगी जो भी इन सब गलत कामों में शामिल होंगे। डेप्यूटी उसे पूछती है क्या स्टूडेंट लड़के को भी तुमने ही मारा था। वो बताती है कि हाँ, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था जब मैं जंगल से आ रही थी और मेरे हाथ पर खून लगा हुआ, इसलिए मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया। और हाँ, मैं जानती थी कि शेफ मरीन वर्कर से बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए मैंने उसकी जेब में चाकू और मरीन वर्कर के टेबल पर गन रख दी थी ताकि वो एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को ही मार डाले। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ये सुनकर डेप्यूटी कहती है कि तुम अब अपना हथियार नीचे फेंक दो, लेकिन जैनी ऐसा ना करके डेप्यूटी पर ही हमला कर देती है। तब डेप्यूटी उसकी गर्दन पर शूट कर देती है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। उसका बहुत ज्यादा खून बहा और फाइनली उसकी यानी कि बोन फेस किलर की मौत हो जाती। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कुछ कैंप मेंबर्स आग के सामने बैठे बातें कर रहे हैं। वो बोन फेस किलर यानी जैनी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भले ही बोन फेस किलर मर गई है लेकिन उसकी दहशत और कहानियां कभी भी नहीं मरेंगी। शायद उसके खौफ से बुरे लोग गलत काम करना ही छोड़। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।